की कृपा प्रदान करें। पुनः उपस्थित तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रभात जी। और अब हम अपने मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर चितरंजन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, LNT कॉलेज, बिहारी विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से निवेदन करते हैं कि वे आवें और आज का जो विषय है युवा साहित्य और समाज, एक विमर्श, उस पर अपना वक्तव्य करेंगे। आपका सर चितरंजन जी का वक्तव्य 6:10 पर शुरू हो रहा है। आपकी समय सीमा 30 मिनट की रहेगी। आप 6:40 पर वक्तव्य को समर्पित करेंगे अपने प्रतिभागियों के बीच, उस पर विवेचन करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है सर। SNP सिन्हा सर के बहुत प्रणाम और निवेदन पूर्वक सादर अभिवादन कि उन्होंने मतलब उनकी अगुवाई में मैं बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उससे पूर्व प्रभात सर का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इस संस्था से केवल जोड़ा ही नहीं है बल्कि अपने वक्तव्य को, अपने मंतव्य को प्रस्तुत विषय पर रखने का अवसर प्रदान किया है। और बहुत ही परिचित सा एहसास होता है प्रयत्न संस्था से जुड़कर। मेरे घनघोर मित्र अपूर्व जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि बड़े ही घनघोर और घनिष्ठ मेरे मित्र रहे हैं। तो इनकी अध्यक्षता में बोलने का शायद ये पहला अवसर होगा। सानिध्य तो कई बार रहा है। और विषय बहुत ही सामान्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही रोचक है। रोचक इसलिए क्योंकि इसमें साहित्य भी है, युवा भी हैं और समाज भी है। साहित्य के विषय में हम कुछ यूं समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक क्रिया से लेकर और हमारे नींद में जाने तक साहित्य हमारे साथ चलता है। साहित्य कहने का अर्थ यहाँ केवल आप कविता, कहानी, गीत, उपन्यास और इससे ही नहीं लीजिएगा। साहित्य में हम पलते हैं और बढ़ते हैं। हमारी चेतना, अंतस चेतना, हमारी मन स्थिति, जिन चीजों, जिन विषय वस्तुओं के इर्द गिर्द घूमती है, वो सब साहित्य के अंतर्निहित आयाम हैं। कभी सरहप्पा ने, कभी विद्यापति ने, कभी आदि काल में जैन मुनियों ने, कभी रासो ग्रंथ ने, और आप आदि काल से लेकर के आज उत्तर आधुनिक दौर में जहां सब कुछ का बाजार बिछा है, इतने दूर के सफर में, इतनी लंबे सफर में, आदि काल से लेकर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, स्वतंत्रता का समय, 1857 की पहली क्रांति, फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हमारा खड़ा हो जाना, फिर गांधी का आना, और फिर भारत स्वतंत्रता का उग्र रूप धारण करना, और फिर हमें आजादी का मिल जाना, फिर पाकिस्तान विभाजन का दर्द, पूरे विश्व के नक्शे पर एक अजीबो गरीब सी खिंचती हुई रेखाएं, और फिर उससे आगे बढ़कर भारतीय स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से हम लगभग आजादी के अमृत उत्सव तक पहुंच चुके हैं। तो इतने लंबे काल को आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब साहित्य है। और इस साहित्य के नैरेटिव में जो हमारी युवा पीढ़ी है, यानी लगभग 16 साल से लेकर 15-16 साल से लेकर जो 25-26 साल की जो पीढ़ी है, वो किस तरह से देश, दुनिया, समाज को देखती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनका देखना आने वाली पीढ़ी को संबल प्रदान करेगा, या उनके पीछे जो हैं, जैसे हमारे अभिभावक जो हैं, उनको हमने दिशा दिया है, अब हमें भी कोई संभालेगा। तो आप किस तरह से अपने अग्रजों को, अपने अनुजों को प्रेम और अग्रजों से कैसे व्यवहार करते हैं, यह किसी भी देश, दुनिया, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पे वसीम बरेलवी की एक पंक्ति भी है कि कच्ची उम्र की मुख्तारियों को कौन समझाए, कच्ची उम्र की मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां जाना है और कहां से बच के निकलना है। ये बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म भावना है, जिसमें हम लोगों को यह समझना है कि हमारे अंदर जो पलने वाली संवेदना है,
वो कितनी दूर तक जा सकती है, उसकी खुशबू, उसकी महक जड़ताओं से कितनी बाहर निकल सकती है। यही फ्लेवर है जीवन का। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से अलग होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति की संवेदना दूसरे व्यक्ति की संवेदना तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस मिट्टी में पले बड़े हैं, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है, ये कोई सामान्य देश नहीं है। आप रहीम से लेकर तुलसी तक आते हैं और घनानंद से लेकर के मलिक मोहम्मद जायसी तक जाते हैं। ये मीरा का देश है। इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम लोग महादेवी से लेकर के कबीर तक जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से, जिस काल में, जिस समय में जो चीजें हमारे सामने आई, मध्यकाल का समय, मैं कहना यह चाहता हूं कि मध्यकाल का जो पूरा का पूरा दौर है, 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, वो एक ऐसा दौर है जहां हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि रहीम ने लिखा होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए मोती मानुष चुन। मनुष्यता की ऐसी परिभाषा दुर्लभ है, मनुष्यता की ऐसी परिभाषा दुर्लभ है। रहीम ने ही कहा कि रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी लई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। ये नैरेटिव है, ये आज के समय का नैरेटिव है कि हमारे बीच से ह्यूमैनिटीज जो है, मानवीयता जो है, मनुष्यता जो है, उसे कितना जरूरी है रेखांकित करना। यह देश, यह संप्रदाय, यह पंथ, निरपेक्ष की परिकल्पना, यहां सब आएंगे, गांधी भी आएंगे। गांधी के टेक्स्ट को हम नहीं छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं उनकी इस परिकल्पना को, जहां वो चाहते हैं कि विद्यालय में पढ़ते हुए बच्चे पौधे लगाना सीखें, कुर्सी खिड़की बनाना सीखें। हम नहीं छोड़ सकते हैं उस युवा पीढ़ी को जिसके विषय में यह परिकल्पना की गई थी कि यह देश तभी संरक्षित रहेगा, यह देश तभी आगे बढ़ेगा, समाज तभी परिष्कृत होगा जब हम सब मिल करके यह प्रयत्न करेंगे कि कैसे बिखरी हुई चीजों को समेटा जाए, सामंजस्य, समाहित करने की परिकल्पना, सन्निहित करने की परिकल्पना। सन्निहित क्या करना है? मीरा का दर्द, महादेवी वर्मा के अंदर निहित प्रेम, स्त्री स्वतंत्र। वो महादेवी वर्मा कहती है कि उमड़ी कल थी, मिट आज चली। अभी कितना कुछ बाकी रह गया है। हम युवा पीढ़ी को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? चित्र के माध्यम से, कविता के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से कैसे उन्हें हम बताएंगे कि आज जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ओर, बनने की ओर बाजार का आक्रमण हो गया है। कैसे प्रेमचंद ने कहानी लिखी बड़े भाई साहब, ये जो संदर्भ है, ये जो अलग अलग मैं संदर्भ दे रहा हूं, कभी कबीर का, कभी रहीम का, अब प्रेमचंद की मैं बात कर रहा हूं, ये संदर्भ है कि हमें उन बिंदुओं पर लौटना होगा। आप कहानी से गुजरते समय ऐसा लगेगा कि 9वीं कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा पास करना कितना कठिन है, लेकिन ठीक छोटे भाई साहब में बड़े भाई साहब का छोटा भाई अध्ययन करके यह बताता है कि पढ़ना केवल और केवल नियमित अध्ययन से बहुत सरल है। यानी हमारे सामने जो साहित्य रखा गया, जो जो कथा वस्तु, जो कथानक रखी गई है, इतना मनोरंजक है, इतना स्नेहिल है कि आप जैसे ही अध्ययन करते हैं आपके अंदर लगता है हम 2 इंच इस धरती से ऊपर उठे हैं। प्रेमचंद की कहानियां देखिए, अजीबो एक फ्लेवर है, एक सुगंध है, एक खुशबू, एक सोच, एक विचार है। ऐसे विचार को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ईदगाह कहानी को हम नहीं छोड़ सकते हैं, अजीब कहानी है वो। प्रेमचंद के विषय में यह कहा जाता है कि वो भारतीय रचनाकार थे। हामिद का चिमटा, वो तो आधुनिक युग का लौहदंड है। इससे युवाओं को उस चिमटे को अपने में समाहित करना होगा और तमाम तरह के सामाजिक विद्रूपताओं को बाहर निकालना होगा उसी चिमटे से, हामिद के चिमटे से। आज आवश्यकता है
कि दादी अमीना के जलती हुई उंगलियों के दर्द को केवल हामिद ही महसूस नहीं करे, हम भी महसूस करें। वहां से थोड़ा सा आगे बढ़े, हम थोड़ा सा दूर बढ़े तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि मात्र एक कविता आप देखिए, राम की शक्ति पूजा हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है। नवगति नवलय ताल छंद, वहां से बढ़ के जब राम की शक्ति पूजा में आते हैं तो वो निराशा से, हताशा से ऊपर उठने की कविता है। एक अजीब सी ऊर्जा है। कैसे? कविता की शुरुआत ही होती है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर, लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का जो युद्ध है वो अपराजय, राम हारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब दिन हारेंगे, आज हारे हैं। और कविता के आखिरी बंद को देखिए जहां वो कहती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। एक अजीब तरह की हम लोगों के अंदर आशा संभावना पैदा होती है, जहां वो भगवती से कह रहे हैं कि जय तो होगी, यह निश्चित है, लेकिन इस जय के लिए जो साधना है, जो संघर्ष है, जो एक निष्ठता है, वो हम लोगों को बनाए रखनी होगी। हम युवा पीढ़ी इस ओर अगर ध्यान दें कि हम लोगों को क्या करना है और किन चीजों से बचना है। एक दौर था कि जब हम लोग पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, लेकिन आज देखते हैं अंधी दौड़ है युवाओं में। वो A+B का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं, वो प्रेमचंद का नाम नहीं सुने हैं, लेकिन उन्हें क्या बनना है? तो सामने वाला कोई गया है कोटा तैयारी करने, कोई गया है चैतन्या पढ़ने, तो वहां का टिकट कटा लेना है। ये सोचना होगा, ये समझना होगा, शिक्षा का अर्थ धन नहीं है, शिक्षा का अर्थ आर्थिक और पूंजी नहीं है। आज भी अभी प्रभात सर जिक्र कर रहे थे, विभिन्न बहुत काम करते हैं, हम लोग तो उतना काम भी नहीं कर पाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मील का पत्थर योग्य इन्होंने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन आज भी समझना होगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को तो मुफ्त शिक्षा है, फिर भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बैठे रहते हैं कि विद्यार्थी आएंगे। ये किसकी कमी है? ये ऐसे युवाओं की कमी है जो युवा साहित्य से गुजर नहीं रहे हैं, रौंद नहीं रहे हैं, उसके शब्द अक्षर अक्षर पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ और आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अब साहित्य के संदर्भ को और युवाओं के संदर्भ को आजादी के बाद की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं हिंदी साहित्य से ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं, आप चाहिए तो अन्य साहित्य के भी उदाहरण ले सकते हैं। आप फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं उठाइए, मैं बिहार के संदर्भ की रचनाओं को भी उठाना चाहता हूं। रेणु की रचनाओं को उठाइए, चाहे उनका मैला आंचल हो या कितने चौराहे। उस समय का उत्तर बिहार और पूरा का पूरा कोसी प्रमंडल और आज के कोसी प्रमंडल में बहुत फर्क है। कोसी प्रमंडल से निकले कई युवाओं ने केवल बिहार में नहीं, भारतवर्ष में भी अपना नाम किया, लेकिन संघर्ष उनका साक्षी था। चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा हो या रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा रहे हों, या आज भी और भी कई ऐसे नाम होंगे। लेकिन युवाओं को यह देखना होगा विपन्नता में कैसे प्रतिभा पलती है, और इस बात को फणीश्वर नाथ रेणु जानते थे। फणीश्वर नाथ रेणु का पहला जो सबसे पूरे भारत में हलचल मचाता है मैला आंचल। मैं तो कहता हूं कि बच्चों को पकड़ पकड़ के मैला आंचल पढ़ाना चाहिए, इसलिए उसका अध्ययन अनिवार्य है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने जो 1954 में जो बातें कही, 1954 में जो उन्होंने लिख दिया, आप आज किसी भी शहर को, किसी भी जिला को रौंद दीजिए, देखिए कि वो रोड मैप है जो रेणु ने कभी तैयार किया था। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आय के आधार पर, अपने होने के आधार पर हमारा देश, दुनिया, समाज कितने खंडों में बटा है। और फणीश्वर नाथ रेणु ने तो बहुत पहले कर दिया
कि पूर्णिया से लेकर के औराई, हिरंगना और तमाम तरह के किशनगंज जो उन्होंने कथा उठाई, और उस कथा को पढ़ते हुए देखिए कि रोड मैप जो तैयार किया वो आज हमारे शहर में नजर आता है। आप एक कॉलोनी का नाम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि आप पटना जिला की बात करना चाहते हैं, एक इलाके का नाम लीजिए, आप खुद पता लगा लीजिएगा वहां कौन लोग हैं। जैसे पटने का पिरमोहानी इलाका या फुलवारी शरीफ का इलाका, अब जैसे ही इसका नाम को लिए पटना में जो रहने वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे कि कौन से लोग हैं। जैसे मुजफ्फरपुर का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। 13 साल मैं भी इस शहर से जुड़ा हुआ हूं। जैसे ही मैं नाम लूंगा चंदवारा का इलाका, जैसे ही मैं नाम लूंगा दामू चक का इलाका, जैसे ही मैं नाम लूंगा मिठनपुरा का इलाका, तो ये रेणु ने कहा उस समय 1954 में कहा, और हम लोगों ने उसी तरह से शहर बसा दिया। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि साहित्य आपको एक दृष्टि देता है, आपके उंगलियों को, आपके हाथ को पकड़ के समय से आगे ले चलता है। और समय से आगे जब आप निकलते हैं, वक्त से आगे निकलते हैं, तो आपकी दृष्टि खुलती है। और जब दृष्टि खुलती है तो सोचने, बोलने और विचार करने का तरीका, संघर्ष का एक मादा तैयार होता है। मैं तो यह कहता हूं कि रामधारी सिंह दिवाकर जो बड़े कथाकार हैं, कभी मिथिला विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। वो तो अब बहुत अवसान पे हैं, 84-85 साल उम्र हो गई उनकी, और अभी वो पटना के बोरिंग रोड में रहते हैं। उनकी दो कहानियां, कहानी तो उन्होंने बहुत सी लिखी हैं, लेकिन दो कहानियां पर्चे की तरह छपवा करके हर किसी को पढ़वा देना चाहिए। जैसे हम लोग सुंदर कांड का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी तरह से उस कहानी को भी पढ़वा देना चाहिए। क्यों नहीं पढ़िएगा भाई, आप पढ़ लीजिए। आप रामधारी सिंह दिवाकर को पढ़ करके देख सकते हैं कि 90 का दशक, 80 का दशक और 2000 का दशक, जिससे अभी हम लोग जस्ट तुरंत अभी घुस के बाहर निकल रहे हैं, ये जो 3 दशकों का मैंने नाम लिया है, 3 दशकों में बिहार की संरचना, बिहार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति कैसे परिवर्तित हुई है। मैं तो कहता हूं युवाओं को कि ये मांग करें कि हर शहर में, हर गांव में, हर देश में, हर नुक्कड़ पे किताब होनी चाहिए, ताकि हम अपने अतीत से, अपने वर्तमान से और अपने भविष्य का निर्माण हम वहीं करेंगे जब उन कहानियों से हम गुजरेंगे। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि उनकी एक कहानी है जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, वो खरीद के पढ़नी चाहिए, हड़ताली मोड़। मैं ऐसे कहानीकारों या ऐसे साहित्य का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो हमारे आसपास के लेखक या कवि हैं। जैसे एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, रामधारी सिंह दिवाकर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, एक दूसरा उदाहरण इसी मुजफ्फरपुर से मैं देना चाहता हूं। आपको कभी मौका मिले तो आप एक कहानी राकेश बिहारी की पढ़ लीजिए, आप एक कहानी कविता की पढ़ लीजिए, खोई हुई हवाएं, नीलाक्षी सिन्हा वैशाली की हैं, उनकी कहानी जरूर पढ़िए। उस कहानी को पुरस्कार मिला था, लौटे हुए परिंदे के इंतजार सा कुछ। मुजफ्फरपुर की कथाकार हैं, उनकी कहानी को 1998 में पुरस्कार मिला, कोई भी दिन ऐसा। ये मैं इन रचनाकारों के नाम को मैं उद्धृत कर रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इन रचनाओं से गुजरेंगे तो आप बाजार के खिलाफ लड़ पाएंगे, आप पूंजी के खिलाफ लड़ पाएंगे, आप जातिवाद के खिलाफ लड़ पाएंगे, आप राजनीति के खिलाफ लड़ पाएंगे और अपने अंदर एक दृष्टि पैदा करेंगे, एक संस्कृति का विकास करेंगे जो केवल और केवल आपको आत्मबल देगा, तर्क के साथ आगे बढ़ने का मादा देगा, तर्क रहित बात करने का अवसर प्रदान नहीं करेगा। आपको कभी मौका मिले, किसी भी सज्जन को, मैं बहुत जल्दी कंटेम्पररी पर आ गया, बीच का मैं काफी स्पेस छोड़ दिया, इसलिए मैं छोड़ता चला गया। मुझे लगा कि समकालीन के दौर में
अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो कुछ जीवित रचनाकार भी हैं जो देश दुनिया समाज को बदलने के लिए उन्होंने काम किया है। और आज आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि साहित्य पढ़ने से क्या होगा। युवा सोचते हैं कि क्या होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश दुनिया समाज में, जिस देश में हम रहते हैं, यह देश कोई सामान्य देश नहीं है। अरुण कमल की एक विशेष टिप्पणी है। अरुण कमल बड़े रचनाकार हैं। 1998 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनकी कविता नए इलाके में के लिए। वो अंग्रेजी के प्राध्यापक होते हैं। उनका एक आलेख है रहीम पे, कि रहीम केवल और केवल मानवीय रचना संवेदनाओं के लेखक नहीं है, कवि नहीं है, बल्कि भारत के लिए अमूल्य निधि है। केशव दास से उनकी दोस्ती है और मित्रता है। आज वह मित्रता हमारे देश में अनिवार्य है। हम अगर नहीं पढ़ेंगे अपने अन्य भारतीय भाषा के कवियों को, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत हमारी विरासत है, कैसे हम मेघदूत को छोड़ सकते हैं? कैसे हम अंग्रेजी साहित्य को अपने यहां जगह नहीं देंगे? अभी आपको देखिए 2022 में जरूर खरीद के पढ़िए। मेरी तो करबद्ध निवेदन है कि उन तमाम छात्रों को, तमाम युवा पीढ़ियों को और तमाम प्रबुद्ध जनों को आप गीतांजलि श्री, जिनको कि पुरस्कार मिला, बुकर पुरस्कार मिला, रेत समाधि, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी की पुस्तक है, उसका हिंदी अनुवाद हुआ, टॉम ऑफ सैंड, पढ़नी चाहिए। वो इसलिए अनिवार्य है कि कथा जहां से शुरू होती है वो बहुत मार्मिक बिंदु है। कथा की शुरुआत एक दादी करती हैं और दादी यह पूछती हैं जिस रेलगाड़ी से जा रही होती हैं कि रेलगाड़ी में शौच है, जिसमें शौचालय हम लोग जाते हैं, और यहां से कहानी शुरू होती है। और कथा के बीच में टॉयलेट में जो रखा जाने वाला ग्लास है उसमें जो चेन लगा होता है, कि भारत में जो शौचालय है और उसमें पात्र में जो चेन से वो बंधा हुआ है उसकी भी सुरक्षा के लिए चेन में लगाया जाता है। और कथा घूमते घूमते कहां कहां भ्रमण करती है, यह इसका फ्लेवर है। आप देख पाइएगा, समझ पाइएगा ऐसे स्वरूप को, ऐसी संरचना को जो हमारे अंदर केवल एक बोध ही पैदा नहीं करती है बल्कि अधिगम के नए द्वार को भी खोलती है। हमारे देश में कई ऐसे रचनाएं हैं, कई ऐसी रचनाएं हैं जो अपने समय में विद्रूप कही गई, बेकार कही गई, अपसंस्कृति कही गई कि संस्कृति इसमें नहीं है, उन पे हंसा गया, तौहीन किया गया। अभी मैंने हाल में ही नीना गुप्ता की आत्मकथा पढ़ी। सच कहूं तो नीना गुप्ता जो 90 के दशक में बहुत चर्चित हुई थी, अविवाहित मां बनी थी, विवियन रिचर्ड्स से उनका संबंध हुआ था। उस आत्मकथा को पढ़ जाइए, युवा पीढ़ी को यह शिक्षा अधिगम जरूर मिलेगी कि यह जो हमारा समाज है ये बनी बनाई परंपरा को टूटता देखकर बौखला जाता है। और ये बौखलाहट एक बारगी नहीं होती है, कई तरह से, मीडिया से, परिवार से, और थोड़ा प्रभात जी बुरा नहीं मानेंगे, सामाजिक संगठनों से प्रताड़ना झेलना पड़ता है जब आप कुछ नया करते हैं। लेकिन जिसमें लगन हो, जिसमें कुछ नया करने की तमन्ना हो, किसी भी क्षेत्र में कर ही देते हैं। यह भी समझना होगा युवा पीढ़ी को। और सबसे आश्चर्यजनक तो मामला यह है कि हम जिस शहर, जिस देश में रहते हैं, इस शहर में, मुजफ्फरपुर में, पूरे भारत की पहली कवयित्री, नवगीत कवयित्री हुई थी, हुई नहीं थी, हैं शांति सुमन। और उनके इतिहास को जब जाना तो लगा कि एक ऐसे इतिहास को जानते हुए जब पढ़ा उनकी डायरी के पृष्ठों को तो मेरे अकल गोल हो गए।
थाली उतनी की ही उतनी रोटी हो गई छोटी। लेकिन मेरे अकल में ये नहीं समझ पाए कि इतना संघर्ष एक सामान्य आदमी कैसे कर सकता है भाई, जिसको खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए पैसे नहीं, अब पढ़ने की रुचि है। वो भी तो युवा थी, एलएस कॉलेज में पढ़ती थी, बाद में एमडीडीएम कॉलेज की प्राध्यापिका बनी। कैसे संभव हुआ? हमारी पीढ़ी के लोग तो पैसे का रोना रो रहे हैं कि पैसा नहीं है तो कैसे हम जाएंगे एक्सएलआरआई में, कैसे हम जाएंगे पूना में, कैसे हम क्लैट क्वालिफाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे जाके चेन्नई में। हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन उन्होंने सबको ठेंगा दिखा दिया कि लो देखो मेरा ठेंगा, और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उनके नवगीत को देखिए। मैं तो ये दावा करता हूं कि आज के कम से कम 70% युवा ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि करना क्या है। वो अंधी दौड़ के शिकार हो चुके हैं, उन्मादी हो चुके हैं। भगवान सिंह का एक उपन्यास है उन्माद, पढ़िए। दूधनाथ सिंह का उपन्यास है आखिरी कलाम। मैं तो कहता हूं कि अगर इच्छा हो तो कभी हमसे आके लेके पढ़ के वापस कर दीजिए। युवा पीढ़ी को गुजरना होगा उस संरचना से जो भारतवर्ष के मध्य प्रदेश के बस्तर जिले से उठती है और पूरा का पूरा दक्षिण भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर से होते हुए मध्य भारत तक आती है। कभी मौका मिले तो गुलशेर खां सानी की उपन्यास काला जल मुस्लिम समाज के अंतर विरोधों के अंदर दम तोड़ते हुए उस परिवार को भी समझना होगा। गुलशेर खां सानी डरते नहीं है, लिखते हैं। उनका काला जल उपन्यास अगर आप पढ़ लिए तब आपको समझ में आएगा कि भारत की पृष्ठभूमि क्या है। भगवान सिंह का अगर आपने अपने अपने राम, जरूर मैं साहित्य इन उपन्यासों का नाम ले रहा हूं इसलिए कि आप इसमें डूब सकते हैं। ये रामविलास शर्मा कहते थे उपन्यास नहीं लिखना है, इतिहास लिखना है। और वाकई में इतिहास लिखा गया है। अपने अपने राम पढ़िए, काशी का 80 पढ़िए, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है, पेज नंबर 108 देखिए उसका, जरूर अनिवार्य है। मैं पेज नंबर के साथ आपको बता रहा हूं, युवाओं को देखना चाहिए जिस भारत में हम जन्म लिए हैं, किन लोगों ने हमें ठगा है और कहां कहां बेईमानियां हुई हैं। और हम ऐसे लोग हैं कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के अभाव में हम ऐसे जगह पर चले जाते हैं, ऐसे धंधे में फंस जाते हैं जहां पर ना तो कुछ अपकर्ष है ना उत्कर्ष है, केवल और केवल चकरघन्नी बने हुए हैं, चकरघन्नी बने हुए हैं। दोनों हाथ उठा रहे हैं, दोनों हाथ गिरा रहे हैं, लेकिन धूमिल को पढ़ने की जवाबदेही नहीं उठा रहे हैं। धूमिल ने कहा अपनी कविता में, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, मैं पूछता हूं कि एक तीसरा आदमी भी है, ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। अब मेरी देश की संसद मौन है। अपने आयाम को हम बढ़ा नहीं रहे हैं। हर दिन आपको अपने आयाम को बढ़ाना होगा, हर रोज हर पल। अगर आप अपने आयाम को नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाला समय युवाओं को यह प्रश्न करेगा कि आपने अपनी जवाबदेही क्यों नहीं निभाई, क्यों आपने प्रथम संस्करण के पुस्तक नहीं खरीद सकते थे तो दूसरे संस्करण के खरीदते, पैसा नहीं था तो मांग के पढ़ते। आज भी 4 रुपए में अखबार चला आता है। अखबार में भले ही लाख कूड़ा कचरा हो, लेकिन कितने संपादकों के नाम आज के युवा जानते हैं? मैं तो अपने महाविद्यालयों में देखता हूं 10 से 5 ये वो नौकरशाही और तमाम तरह के चिट्ठियों और पत्रियों के बावजूद कितने प्रतिशत छात्र पूछते हैं कि सर रामचरितमानस के कुल कितने कांड है, जरा व्याख्या तो कर दीजिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में सरवाइव करना, जहां यही नहीं पता है कि आपको कहां चलना है और किधर से गुजर जाना है। मैं अंततः, चूंकि सर का निर्देश था कि 6:40 पे खत्म होगा, मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं, प्रेम भरा संदेश,
कि गम का त्योहार खुशी से मनाना होगा। गम का त्योहार खुशी से मनाना होगा। गम तो हर दिल में है, गम को मिटाना होगा, गम को मिटाना होगा। और अंततः मैं यह कहूंगा अपने युवा भाइयों से कि आपको समाज को बदलने के लिए अवधूत बनना होगा, प्रेम करना होगा, प्रेम के साथ साथ मर्यादा का निर्माण करना होगा। अगर आपने मर्यादा का निर्माण नहीं किया अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपनी छवि से, तो इस देश जहां तक सफर तय कर पाया है उसे आगे ले जाना कठिनाई होगी। इसलिए इस आगे ले जाने के लिए, इस सफर को और आगे बढ़ाने के लिए अब आपको ही सब कुछ करना होगा। अतः आप किसी भी स्थिति में अपने अंदर एक टेक्स्ट को जन्म दीजिए, एक कथानक को जन्म दीजिए, एक कविता के कथ्य को जगह दीजिए और उस भाव को जगह दीजिए जिससे कि आप देश, दुनिया, समाज को बदल सके। अंततः युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने संदर्भ का विस्तार कीजिए, आपकी जवाबदेही है। अगर आपने संदर्भ, जिसको रेफरेंस कहते हैं, अगर संदर्भ का विस्तार नहीं किया तो इस देश का, आपके जीवन का और इस समाज के दिशा का बहुत अच्छा, बहुत कुशल होने नहीं जा रहा है। इसलिए अपने रेफरेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत आभार है मेरा कि आप लोगों ने इतने देर तक मुझे सुना, झेला, समझा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाख लाख हजारों बार प्रणाम। हाँ, धन्यवाद चितरंजन जी, बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपका रहा। आपके वक्तव्य का जो विस्तार था उस सब को समेटा और खासकर हमारे युवाओं को बहुत ही प्रेरित किया। अब हम इस पर विवेचन के लिए आप सबों को आमंत्रित करते हैं। हम सर्वप्रथम श्री आशुतोष कुमार, जो बैंक के पूर्व प्रबंधक रह चुके हैं और साहित्य में रुचि रखते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि किसी एक बिंदु पर 2 मिनट का एक अपनी टिप्पणी देंगे, फिर हम दूसरे किसी व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे। श्री आशुतोष कुमार जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेवानिवृत्त। नमस्कार। नमस्कार, आवाज जा रही है? जी आ रही है जी। मुझे सभी जितने प्रतिभागी हैं सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन। मैं साहित्य का विद्यार्थी तो नहीं रहा हूँ, न मुझे उतना अध्ययन है, न उन महान लेखकों, कवियों के बारे में उतनी जानकारी है। मैं जो अभी समकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहा हूँ, खासकर अवकाश प्राप्ति के बाद, तो उसमें जो अभी चितरंजन जी की बहुत अच्छा वक्तव्य जो सुनने को मिला, अभी मैंने तत्काल रूप से 2-4 पॉइंट नोट भी किए हैं, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे युवा साहित्य से जो आज विमुख हो रहे हैं या विमुख हैं, इसके जड़ में आखिरकार अंततः हम ही हैं। हमने अपने बच्चों को शुरू से ही विदेश भेजना, बाहर भेजना और पढ़ाना, जो मानसिकता उसमें उनकी नींव डाली है, वो साहित्य की तरफ उसका झुकाव न के बराबर है। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि आज कोई साहित्य पुस्तक के चुनाव का कोई उचित प्लेटफॉर्म भी नहीं है। पुस्तकों की इतनी बड़ी भीड़ है, हर कोई लेखक है, हर कोई कवि है, इतने सारे पुस्तक हैं, न तो कोई उचित पत्रिका है, न स्तरीय पत्रिका आज के दौर में है जो साहित्यिक समीक्षाओं को एकत्रित कर एक जगह उपलब्ध करा रहा हो, जिससे हमारे युवाओं को मार्गदर्शन हो सके। दूसरी बात बताना चाहूंगा, चूंकि 2 ही मिनट का टाइम है, कि आज हमारा साहित्य 90% सोशल मीडिया पर निर्भर होता जा रहा है, जिसमें स्तरीय रचनाकारों का अभाव होता जा रहा है। अभाव ये कि उसमें वो सारगर्भिता नजर नहीं आती, एक सतही रचनात्मकता का अवलोकन होता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ने की मानसिकता अब विलुप्त हो चुकी है। हेलो जी जी ठीक है जी, हाँ ठीक है। आज पढ़ने की मानसिकता विलुप्त हो चुकी है। हर कोई कुछ ना कुछ लिखना तो जरूर चाहता है,
पर पढ़ने की मानसिकता नहीं है। और साहित्यकार समाज को मार्गदर्शन देने की दिशा में न कार्य कर ज्यादा से ज्यादा आत्मरति के शिकार होते जा रहे हैं। जो आप, शायद मेरी बात उतनी उचित नहीं भी लगे, लेकिन हर स्तर पर हम अवलोकन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें लिखना, पुस्तकों के बदौलत अपने को हाईलाइट करना, और ये इस दिशा में न कार्य कर कि ये हमारे समाज को कैसे प्रभावित करे और ग्रास रूट तक ये हमारी भावनाएं कैसे पहुंचे, इसकी ओर उनका कोई ज्यादा हम प्रयास नहीं देखते हैं। तो आज बच्चों के साथ हम अच्छी अच्छी फिल्मों का डिस्कशन तो कर लेते हैं, कौन सी फिल्म आई है तुम बताओ, मैं बताता हूँ, लेकिन एक किताब के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं कि ये किताब तुम पढ़ लेना, या एक किताब गिफ्ट नहीं करते हैं बच्चों को। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लेना चाहूंगा। हमें जो अभी लगा, आप विद्वान लोगों के बीच बैठकर, मुझे साहित्य की उतनी समझ नहीं है, बस थोड़ी बहुत मैं अभिरुचि रखता हूँ और धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय देवेंद्र कुमार साहब, जो पूर्व अधीक्षक जेल के रह चुके हैं, लक्ष्मी नगर में रहते हैं, आदरणीय देवेंद्र कुमार साहब साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्यिक रचनाएं भी करते हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आप सुन रहे हो तो अपना माइक ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और स्क्रीन पर आइए। आदरणीय देवेंद्र कुमार साहब। धन्यवाद प्रोफेसर साहब जी। आज के इस वेबिनार में सर्वप्रथम हम चित्तरंजन जी को धन्यवाद, उनको बधाई इसलिए देता हूं कि उनकी बोलने की शैली मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो लगता है कि पटल पर नहीं है, वो सुनते तो नहीं है सर, है सर। हाँ, सुन रहे हैं जी सर, आपको सुन रहे हैं, आपकी तस्वीर भी देख रहे हैं का सर। स्टाइल, चेहरे का भाव और आवाज सब कुछ इतना अच्छा है कि हमको लगता है उनके क्लास में बच्चे बड़े ध्यान से उनको सुनते होंगे। सबसे बड़ी बात, वो आज पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि खरीद कर पढ़ने के लिए कह रहे हैं। और यही कमी है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई बच्चे पढ़ते नहीं है, सब व्हाट्सएप पर ही सब कुछ पढ़ लेते हैं। और लेखकों का दर्द समझिए कि लेखक हजारों रुपया लेकर व्यय कर किताबें लिखता है, लेकिन एक पैसा उसका वापस नहीं आता। क्यों लिखेगा, कहाँ से लिखेगा? पत्रिकाएं अच्छी, हमारे आशुतोष जी ने कहा अच्छी पत्रिकाएं नहीं आ रही है। पत्रिकाओं का हश्र क्या है, बिकता नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, क्यों पत्रिका लोग प्रकाशित करवाएंगे? तो सबसे जरूरी है कि पढ़ाई में रुचि पैदा कर। पढ़ाई में कोई नहीं पढ़ना चाहता। व्हाट्सएप पर एक ऐसे गुरु आ गए हैं जो कह दिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपके गूगल में सब कुछ बिल्कुल ही सही लिखता हो। आप ही में से कोई उसमें डालता है, उसी को हम गूगल गुरु मान के कुछ कुछ सही जरूर लिखता है, लेकिन जितना ही अंदर जाइए वो उसमें डाउनलोड करने को कहता है, पैसा खरीदने को कहता है। तो ये समस्याएं हैं। हमारे चित्तरंजन जी सबसे अच्छी बात कही कि कुछ पुराने कवि ने कहा, युवाओं को कि कहाँ जाना है और किससे बचकर निकलना है। ये साहित्यकार का सबसे बड़ा ये ध्येय होना चाहिए कि युवा कहाँ जाएं और किससे बच के निकल। और चित्तरंजन जी ने कहा कि साहित्य आपको दृष्टि देती है, तर्क के साथ समस्याओं को सुलझाने का, विजय प्राप्त करने का उपाय बताती है, जो पुस्तकों के पढ़ने से ही होगा। अब रही बात कि हमको क्या करना है। साहित्य युवाओं को समाज के बीच गतिशीलता शब्द पर गौर कीजिए, गतिशीलता प्रदर्शित करती है। और युवाओं को क्यों, 15 से 25 तक के युवा ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम भी हैं और मानसिक
उनका विकास हो रहा है, बढ़ रहा है। हम बुजुर्गों में दिक्कत क्या है कि हम लोगों के भूलने का बीमारी बढ़ती जा रही। हम लोग पुस्तक पढ़ जाते हैं, सैकड़ों पुस्तक पढ़ गए हैं, लेकिन अगर विधिवत सुनाने को कहिए नहीं सुना पाएंगे। धन्यवाद और सर, हम समय ही सीमा अपने, है। देवेंद्र अच्छा राव, हाँ समय ठीक सीमा है, है। धन्यवाद हाँ भाग रहे हैं, ठीक है। जी। लेकिन शैलेश यही कुमार जी, कहेंगे, शैलेश कुमार जी ने हैंड रेज किया है। शैलेश कुमार जी, आपकी कोई टिप्पणी हो आदरणीय देवेंद्र कुमार जी की टिप्पणी के बाद तो आप लेकर आवे, नहीं तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम प्रयत्न संगठन के निदेशक से निवेदन करते हैं कि आज के कार्यक्रम में अगर कोई मेमेंटो आपको प्रदान करने की का कार्यक्रम हो तो उसको आप लेके आवे या इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। सर मेमेंटो का है तो अध्यक्ष महोदय बोल लेंगे उसके बाद। अच्छा ठीक है, तो अब हम अध्यक्षीय भाषण के लिए, अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय डॉक्टर अपूर्व कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। अध्यक्षीय वक्तव्य की समय सीमा 5 मिनट है। आदरणीय बहुत अपूर्व बहुत कुमार जी, धन्यवाद 5 मिनट बहुत है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्रयत्न सामाजिक संस्था के द्वारा आज यह जो वेबिनार के माध्यम से, कुछ दिन पहले तो ये आरंभ था ही, लेकिन कुछ दिन के समय के अंतराल के बाद आज से यह पुनः आरंभ हुआ है। और प्रभात जी के यह बहुत महती कृपा है कि मुझे अकिंचन को इसकी अध्यक्षता देने का उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि मेरा विषय भी विज्ञान है, लेकिन साहित्य के प्रति मेरा पारिवारिक जो परिवेश है उससे मेरी इसके प्रति स्पृहा है। तो सर्वप्रथम मैं प्रयत्न के निदेशक महोदय प्रभात कुमार जी को सहृदय धन्यवाद देता हूं। और इसके जो कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर SNP सिंह, वरीय प्राध्यापक रहे, सेवानिवृत्त जंतु विज्ञान के, उनको भी मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूं। इस वेबिनार के वक्ता हमारे अनन्य मित्र प्रोफेसर डॉक्टर चितरंजन कुमार जी की जो आज वक्तृता सुनने को मिली, जिसका विषय था युवा भाषा और समाज। इसके ऊपर उन्होंने इतने अच्छे ढंग से हर पहलू को उठाया है कि मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया। उन्होंने समाज के हर विषय को उठाया है, उन्होंने बिखरी हुई चीजों को समेटने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में गांधी की जो परिकल्पना थी कि जो छात्र और युवा जो अपने अपने विषय को विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, वो उस विषय को पढ़ने के साथ साथ उसके जो बेंच और डेस्क है, उसकी जो खिड़कियां हैं, उसको भी बनाने की वह कला सीखे। और वर्तमान संदर्भ में अभी जो सरकार है वह स्किल डेवलपमेंट की जो धारणा है, सभी को स्किल्ड करना, वह इसी परिकल्पना का परिणाम है। गांधी के इसी विचार से यह आया है। हिंदी साहित्य में उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का एक संदर्भ दिया है कि हामिद और उसकी दादी, हामिद जो है वह जब उसकी दादी उसको रोटी बनाकर खिलाती है, वह बहुत वो दीन परिवार से आता है, तो उसकी हाथ जल जाती है चिमटे, क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। और जब रोटी वह उठाती है तावा पर से तो उसकी हाथ जल जाती है। उसके घर उसके गांव में एक मेला लगता है, वह कुछ पैसे उसे देती है कि जाकर के वह कुछ खिलौने का क्रय करे, कुछ चीजों को खाए। लेकिन हामिद की संवेदना इतनी प्रबल है कि वह उन चीजों को तिरस्कार करता हुआ अपनी दादी की संवेदना को प्राप्त करता है और उनके लिए वह एक चिमटे को खरीदता है ताकि मेरी दादी सुरक्षित रूप से मुझे रोटी बनाकर खिलाए। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के माध्यम से युवाओं को यह उन्होंने सलाह दी है कि उनके भीतर की संवेदना मरनी नहीं चाहिए। चैतन्य और कोटा जाने का उनके मन में जो लक्ष्य है कि मेरा जो इंटर हो गया, BA हो गया, तो मुझे बस इसी क्षेत्र में जाना है, वह इस प्रकार की संवेदनाओं को प्राप्त करे विभिन्न विषयों के। और 14 वर्षों तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है स्कूल में और हर जगह, लेकिन वे उनकी जो विद्यालय में जो उनकी उपस्थिति है वो बहुत नगण्य है, बहुत चिंता का विषय है। तो इस प्रकार से उन्होंने हर चीजों को समेटा है। आज के 70% युवा को यह भान नहीं है कि जीवन में करना क्या है, क्योंकि वह उनके अंदर की संवेदना जो है वह बिल्कुल अर्थकरी हो गई है। विद्यापार्जन उनके लिए अर्थ साधन का विषय हो गया है। तो चितरंजन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समग्रता के साथ सभी विषयों को उठाया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, सामाजिक परिवेश हो, वर्तमान समय में युवाओं के विषय सीखने की, स्किल डेवलपमेंट की उनकी जो प्रतिधारणा है, चाहे विभिन्न साहित्य और कवियों का उन्होंने उद्धरण दिया और उसके माध्यम से उन्होंने जो संदेश देना चाहा हमारे युवा वर्ग को, भाषा की समृद्धता के लिए उन्होंने जो कहा, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है।
और मैं आशा करता हूं कि आगामी सत्र में वे कभी कभी अन्य विषयों को भी, जो साहित्य के जो अनछुए पहलू हैं, उनको भी वे उठाएं और सभी लोगों को लाभान्वित करें। तो इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी लोगों का मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। सारे जो प्रतिभागी हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, लगभग धन्यवाद सर। लगभग 40 और 50 के लगभग प्रतिभागी, सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। यह श्रृंखला बढ़ती रहनी चाहिए और इस प्रकार से प्रयत्न का यह जो प्रयास है वह बिल्कुल सार्थक हो। धन्यवाद। अब प्रयत्न के निदेशक महोदय आदरणीय प्रभात जी से निवेदन है कि आज के मुख्य वक्ता के को मेमेंटो देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रभात जी। सर धन्यवाद। तमाम लोगों का की तरफ से हम आज के जो हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय चितरंजन कुमार जी, डॉक्टर चितरंजन कुमार जी हैं, जो एलएनटी हेलो, हाँ, आपका बहुत ओजस्वी भाषण और काफी लाभदायक और युवाओं के लिए काफी प्रेरक रहा है। बहुत सुंदर। हमें तो खुद आपके इस भाषण से काफी प्रेरणा मिल रही है। हम प्रयत्न संगठन की ओर से एवं तमाम प्रतिभागियों की ओर से आपको यह मोमेंटो स्मृति चिन्ह आपको समर्पित करते हैं। कृपया इसको ग्रहण करने की कृपा प्रदान करें। आदरणीय आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर चितरंजन कुमार जी। चितरंजन जी अभी उसको स्वीकार कर लें, हाथ हिलाकर। चितरंजन जी आप अपनी स्वीकृति दे दें हाथ हिलाकर, वह आपके पास पहुंच जाएगा। वाह वाह, थैंक यू। और अब मैं पुनः आज के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय अपूर्व कुमार शर्मा जी, डॉक्टर अपूर्व कुमार शर्मा जी, आपके अध्यक्षता में काफी सफल कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। तो तमाम प्रतिभागियों एवं परिवार की ओर से आपसे सादर समर्पित है। अपूर्व जी हाथ हिला के दे दें। धन्यवाद। मुझे यह सौभाग्य आपके पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अर्जुन कुमार, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री अर्जुन कुमार को आमंत्रित कर रहा हूँ। अर्जुन कुमार जी अगर स्क्रीन पर हो तो अपना माइक ऑन करें, वीडियो ऑन करें। जी आप सभी को हृदय धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम वेबिनार में लगातार वेबिनार आयोजित कर हम सभी को घर बैठे ही ज्ञानवर्धन मार्गदर्शन के लिए पर्यटन के संस्थापक प्रभात सर का सहृदय धन्यवाद, आभार। इन्होंने हम लोगों को अपने घर बैठे ही इतने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करवा रहे हैं। हम आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर चितरंजन सर का सहृदय धन्यवाद, आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सभी को दिया एवं इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का ज्ञानवर्धन एवं मार्गदर्शन किया। इसके लिए गुरुवर्ता बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अपूर्व शर्मा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सभी को दिया एवं इतने वक्तव्य, महत्वपूर्ण वक्तव्य हम सभी को सुनने को प्राप्त हुआ। एसएनपी सर का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार, जो लगातार हम सभी को मार्गदर्शित करते आ रहे हैं और वेबिनार के हर कार्यक्रम में सर का लगातार सहयोग मिलता आ रहा है। एवं तमाम श्रोतागण का सहृदय धन्यवाद, आभार, जिन्होंने